हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी 2022 मेंटरशिप प्रोग्राम में आज हम टारगेट सेशन 8 प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि 100 कमिंग डेज में आपका होमवर्क है जिसको कि आपको कंप्लीट करना है। ये सेक्शन में जो लास्ट हमने सेशन 7 दिया था उसमें हमने बेसिक इकोनॉमिक्स में आपको एनसीईआरटी का क्लास 9th का 10th का एंड 11th का पढ़ने के लिए दिया था। यदि क्लास 9th में आपने प्रॉपर तरीका से पढ़ा तो बेसिक जो इकोनॉमी होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास हुई कि एक तरह से स्टार्ट आपको पालनपुर विलेज से करता है कि गांव एक तरह से आप जैसे गांधी जी कहा करते थे ग्राम स्वराज यानी कि विलेज रिपब्लिक। तो एक गांव को आपने स्टोरी के फॉर्म में देखा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी कि थिंग्स आर टॉट यू आज अन स्टोरी स्टोरी आज अ स्टोरी। स्टोरी के फॉर्म में हम जब किसी चीज़ को करते हैं तो हम बेटर ढंग से रिलेट कर पाते हैं। आप यदि रूरल एरिया से हो तो चीज़ों को आप अधिक अच्छे तरीके से वो विलेज रूरल इकोनॉमी को समझ सकते हो। लेकिन यदि आप रूरल एरिया से नहीं हो, अर्बन एरिया से हो, तब भी अपने आप को आपको उस कंडीशन में रख करके देखना होगा। चीजें इसी ढंग से मूव करती है। जो कुछ दिया हुआ है और ये फिक्शन नहीं है। जो हम एनसीईआरटी के चीजों को पढ़ रहे हैं तो वो फिक्शन नहीं है। हाँ, कुछ जगह यदि देखोगे संवाद टाइप का तो वो लगेगा कि शायद फिक्शन के तरीके से समझाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी रियलिटी है। फिर जब क्लास 10th में आप आए तो ग्रोथ डेवलपमेंट इन सब का कंसेप्ट आपने देखा कि ग्रोथ क्या होता है किसी चीज का। तो ग्रोथ बायोलॉजी टर्म से आता है, लेकिन हम इकोनॉमी में इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ग्रोथ के बाद डेवलपमेंट आता है। फिर आपका डिफरेंट उसके पैरामीटर्स हैं, क्राइटेरिया हैं। फिर क्लास 11th हमने देखा। क्लास 11th में जब हम जाते हैं तो 1947 की यानी कि इंडिपेंडेंस इंडिया होता है, उसके बाद से लेकर के प्रेजेंट कंडीशन तक इकोनॉमी क्या है। अब वो एक तरह से जो हम सारी स्टोरी कहानी ये पढ़े। अब हम जो इसमें देखेंगे तो इसमें आपको क्लास 12th का इकोनॉमिक्स देखेंगे। तो है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें से आपको एक तरह से जो कोर प्रिंसिपल होता है, एक तरह से अभी हम देखें तो जो 9th 10th 11th आपने देखा वो इकोनॉमी एक्चुअली था कि इंडियन इकोनॉमी। लेकिन ये जो देखेंगे हम इकोनॉमिक्स देखेंगे एज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट के तौर पे। जो इकोनॉमी का बेस है वो क्या होता है। तो ये ऑलरेडी आपको पता है कि 12th जनवरी तक आपको इकोनॉमी का फिनिश करना है। फर्स्ट टेस्ट जो है आपने कंप्लीट किया। फर्स्ट टेस्ट का आपको सॉल्यूशन वीडियो भी मिल गया। अब आपके पास जो है सेकेंड ये जो टेस्ट होगा और थर्ड टेस्ट होगा। तो जो सेकेंड टेस्ट आपका चूंकि 12th तक आपको कंप्लीट करना है ये वाला पार्ट, चूंकि दिया हुआ था आपको पहले से ही ये चीज बताया गया था। तो सेकेंड टेस्ट जो होगा वो आपको 13th को होगा। और जो आपका थर्ड टेस्ट होगा जो वो वो आपका ये 15th को हो जाएगा। ठीक है। तो 13th को आपका सेकेंड टेस्ट और 15th को आपका थर्ड टेस्ट जो यानी कि 100 क्वेश्चन वाला होगा। ठीक है। ये आपने अभी इसमें से बुक्स में से ये कंप्लीट कर लिया, ये आपने कंप्लीट कर लिया और ये कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको देखेंगे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th एनसीईआरटी का। ये जो हमने बताया लूसेंट जी के पार्ट इकोनॉमी पोर्शन, ये सब क्या है ना कि ये आप पैरेलली में पढ़ोगे या जब आपके एग्जाम के ये एग्जाम जब क्लोज में रहेगा तब इसको आप देख सकते हो। अभी एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीका से पढ़ो। ये जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, तो इकोनॉमी सर्वे और बजट जो है आपका प्रेजेंट कमिंग डेज में होगा। उसके बाद हम इसको भी इसके जो कुछ चीजें हैं तो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस में आपको करेंगे। ठीक है। तो यदि हम इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं, माइक्रो और माइक्रो में यदि हम अंतर यदि बेसिक्स देखें तो एम ए सी आर ओ माइक्रो हो जाता है और एम आई सी आर ओ माइक्रो। माइक्रो में क्या है कि हम इंडिविजुअल बिहेवियर पे का स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर इन द सेंस कि हम और आप जो क्या किसी चीज का अ, कैसे रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की प्राइस यदि बढ़ जाता है
कोई ऐसा आइटम है उसका प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड आप कम कर दोगे, प्राइस कम हो जा रहा है तो डिमांड आप अधिक कर दोगे। हाँ, अब उसके साथ कुछ एक्सेप्शन है। कुछ एक्सेप्शन क्या है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मान के चलो कि किसी को सिगरेट पीने का आदि है, वो मजा उसको आने लगा, तो फिर उसके लिए वो प्राइस मायने नहीं रखता, तो वहां लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। किसी को गोलगप्पे खाने का आदत है तो वो लॉ ऑफ डिमांड वहां फेल हो जाएगा। गोलगप्पे का प्राइस बढ़ा दिया जाए लेकिन वो टेस्ट में उसको मजा आने लगा तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई चाय कोई दुकान में बहुत टेस्टी बना रहा है, इन द सेंस कि वो आपको अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है, तो वो चाय 5 रुपया में भी पिलाए या 15 रुपया में, वो आपके लिए फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये कंडीशन ये है कि आपका बजट उतना अलाउ करता है। तो हम माइक फिर यदि इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएं इंडिविजुअलिटी में, तो एक इंडिविजुअल कंपनी भी हो सकता है। इंडिविजुअल कंपनी इन द सेंस की कोई भी, सपोज करो कि कोई किराना दुकान एक तरह से इकोनॉमी में, तो किराना दुकान जो है एक इंडिविजुअल यूनिट है। वो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट रख रहा है, या उसको प्रोडक्शन उसका करने वाला, सपोज कोई भी आपका साबुन है या शैम्पू है, वो बनाने वाली कंपनी, तो वो इंडिविजुअल कंपनी है, तो उसको भी इंडिविजुअल के तौर पे। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे तो इकोनॉमी एज ए होल देखेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये अपने आप में इंडिविजुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, दोनों कहीं ना कहीं इंटर रिलेट है, इसको ऐसे हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टमाटर जो है उसका प्राइस जो है बहुत अधिक हो जाए, तो इंडिविजुअल जो है प्राइस अधिक होता है तो हम किसी से पूछ करके अपना डिमांड को कम नहीं करते हैं। इन द सेंस कि 1 kg टोमेटो हम खरीद रहे थे, तो हम ½ kg यदि कर दिए, तो ये हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर है। लेकिन ये इंडिविजुअल बिहेवियर ये एन नंबर ऑफ पीपल में ऑब्जर्व किया जाएगा, तो ये जब ऑब्जर्व एन नंबर ऑफ पीपल में किया जाएगा तो एज ए माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी ये प्रभावित होगा। उसी ढंग से एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, वो उसके प्राइस में चेंजेज आते हैं, तो जो इंडिविजुअल बिहेवियर इंडिविजुअल डिमांड में चेंजेज आता है, तो वो एक एग्रीगेट क्या है, इकोनॉमी को प्रभावित करेगा इन्फ्लेशन के फॉर्म में। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल फेस्टिवल आता है तो किसी चीज का कुछ का देखोगे, कहते हैं ना कि बाजार में रौनक लौट आई है। हर आदमी इंडिविजुअली पूछ करके सब लोग नहीं जाते हैं कि चलो हम बाजार जा रहे हैं, सब अपने अपने इंडिविजुअल डिसीजन लेते हैं। लेकिन कलेक्टिवली क्या है, मार्केट में भीड़ होता है। तो हम ये इसमें स्टडी करेंगे। शायद कुछ चीजें आपको टफ थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन जो भी टफ लगता है, इजी लगता है, वो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है कि टफ है तो हम छोड़ दें, ये विकल्प नहीं है। कभी कभी बीच में मैसेज आता है कि क्या हम इकोनॉमिक्स को छोड़ दें, उसके बाद किस किस सब्जेक्ट को छोड़ोगे आप। और क्वेश्चन शायद इतना भी टफ नहीं होता है यदि आप पूरे क्वेश्चन को देखोगे। पहला टेस्ट आप देख चुके हो, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, ये दोनों भी आप देखोगे, तो चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी कि आप ये समझ रहे हो। ठीक है, तो ये आपका जो है, इसमें आप सिंपल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करोगे कि सिंपल इकोनॉमी क्या होता है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम में तीन जो इकोनॉमी के बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इन द सेंस कि जो इकोनॉमिक्स यदि हम देखते हैं तो ये क्या है, मैनेजमेंट ऑफ, एक तरह से लेमन टर्म में यदि हम बोलते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ जो स्कार्स रिसोर्सेस है, या एक कह सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस टू फुलफिल आवर नीड्स। हमारा जो नीड्स है उसको फुलफिल करना है, लेकिन देर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस की कमी है। इफ देयर वुड हैव बीन एम्पल रिसोर्सेस देन देयर वाज नॉट रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, जस्ट इमेजिन करो कि इफ यू आर अ सन ऑफ अ फार्मर और डॉटर ऑफ अ फार्मर, आप किसान के परिवार से बिलोंग करते हो, तो आपके यहाँ यदि राइस बहुत रखा हुआ है, तो क्या घर वाले आपके बोलते हैं कि 200 ग्राम बनाओ या 400 ग्राम? वो बोलते हैं कि ठीक है, ऐसा है, 3 आदमी हम लोग हैं तो कितना बनाए? बोले अरे जितना खाएगा उतना बनाओ, ये टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है, पूरा रखा हुआ है चावल। अब यही जस्ट इमेजिन करो कि कोई ऐसा चीज है, मिठाई है, तो बोले कितने पीस मिठाई किसी को दें? तो बोले देखो ऐसा है कि 10 पीस ही है, और हम लोग आदमी 9 हैं, तो किसी एक ही आदमी को 2 मिल सकता है, लेकिन एक रखो, हो सकता है कोई आ जाए तो हम उसको खिला देंगे।
तो मिठाई में आप क्या है डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वहां स्कार्सिटी है। लेकिन वही राइस में आप कुछ नहीं कर रहे हो, बोले ठीक है, अरे थोड़ा एक्स्ट्रा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, कमी थोड़े है, आपको दुकान से थोड़े खरीद के लाना पड़ता। तो हम नॉर्मल इन जनरल, लेकिन वही राइस किसी दूसरे आदमी के यहाँ जो खरीद करके ला रहा है उसके लिए वो स्कार्स है। तो इन जनरल जो है हम स्कार्सिटी का ही स्टडी करते हैं। गवर्नमेंट अभी देख रहे हो कोविड 19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में क्या अनलिमिटेड पैसे खर्च कर पा रही है? नहीं, गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड पैसे हैं। स्टेट डिमांड कर रहे हैं कि आप हमारा जीएसटी कंपेंसेशन नहीं दे रहे हो, या स्टेट अभी तमिलनाडु सीएम से लेकर के बंगाल सीएम या हर स्टेट के सीएम कि आप पैसे रिलीज करो प्लीज। कभी कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं फ्लड आ रहा है, प्रधानमंत्री विजिट करने के लिए गए, 500 करोड़ दिए, 500 करोड़ में कुछ नहीं हो रहा है वहां उनके लिए उतने बड़े प्रोजेक्ट में या उनकी उतनी बड़ी समस्या में। तो क्या है, सेंटर के पास अनलिमिटेड नहीं है रिसोर्सेज कि वो दे दे। अब एक विकल्प ये कर सकती है कि अनलिमिटेड आरबीआई को बोले कि प्रिंट कर दो, तो प्रिंट कर दोगे तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो हमारे पास जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी का वो स्कार्स रिसोर्सेस है। तो उस स्कार्सिटी रिसोर्सेस के स्कार्सिटी को देखते हुए और हमारा नीड को जो है फुलफिल करना है, तो तीन बेसिक क्वेश्चन इकोनॉमी में पूछे जाते हैं और इसी का सॉल्यूशन इकोनॉमी देता है। तो प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हम प्रोडक्शन करें? हम अधिक साइकिल बनाएं या अधिक मर्सिडीज बनाएं? अधिक हम स्कूल बनाएं या अधिक आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाएं? अधिक हम जूते बनाएं या अधिक स्पेसक्राफ्ट बनाएं? अधिक हम कपड़े बनाएं जो नॉर्मल मैन पहन सकते हैं, नॉर्मल पर्सन पहन सकते हैं, या हम अधिक बुलेट प्रूफ जैकेट पे ध्यान दें? आपके पास स्कार्स रिसोर्सेस है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, ये आपको सोचना पड़ता है कि क्या हम प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें। ठीक है, और इसी में एक तरह से आता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। इसी क्वेश्चन में आता है कि क्या और कितना, एक तरह से ये हम कह सकते हो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि कितना प्रोडक्शन करें। जरूरत यदि 500 साइकिल का है तो हम कोशिश यही करेंगे ना कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की 500 साइकिल को प्रोडक्शन करें, क्योंकि 500 से अधिक यदि करते हो तो कुछ साइकिल आइडल बैठे रहेंगे, तो उसमें आपने रिसोर्सेस उसमें लगा दिया है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और 490 यदि प्रोड्यूस कर रहे हो तो 10 ऐसे पीपल हैं, 10 ऐसे लोग होंगे जिनको साइकिल नहीं मिलेगी, तो उनका जो साइकिल से वो अपनी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते थे और अपना प्रोडक्टिविटी कर सकते थे, वो प्रोडक्टिविटी उनका नहीं हो रहा है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, तो पहला क्वेश्चन है। एक तरह से ये प्लानिंग फेज होता है। दूसरा है कि हाउ टू प्रोड्यूस इन द सेंस कि कैसे प्रोडक्शन करें, हम अधिक लेबर लगाएं या अधिक आपका कैपिटल लगाएं। अभी देखोगे कि एग्रीकल्चर में इनिशियली जब भारत आजाद हुआ तो ऑलमोस्ट 70% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। आज वो लेस देन 50% लोग हो गए हैं। इनफैक्ट 45 के आसपास लोग हैं जो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। डायरेक्ट में बोलो तो प्रॉपर तरीका से और कम लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि कुछ टाइम के लिए लगे हुए होते हैं। जैसे कोई एक एमजी नरेगा में मजदूर काम कर रहा है या कहीं और लेबरर के तौर पे काम कर रहा है, तो सम टाइम कुछ महीने, 1 महीने 2 महीने के लिए वो भी काम कर रहा है, तो हम उसको भी ऐड करते हैं। तो एनीवे अप्रोक्सीमेटली 45% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, तो रेगुलर रूप से कम होते जा रहे हैं। तो मशीनाइजेशन आप कर रहे हो, तो हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि लेबर आप अधिक लगाओगे या फिर कैपिटल लगाओगे। हाँ, सिर्फ लेबर से ही प्रोडक्शन नहीं होता है। अब फॉर एग्जांपल आप फार्मिंग कर रहे हो, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो क्या सिर्फ लेबर को लगा दोगे? तो नहीं, उसमें भी बीज की जरूरत होगी, खाद की ये जरूरत, फर्टिलाइजर की जरूरत होगी, पेस्टिसाइड्स की जरूरत होगी, वाटर की जरूरत होगी, बहुत सारे चीजों की जरूरत होगी। तो उसमें भी कैपिटल आपको लगेगा, लेकिन फिर भी हम मेजोरिटी किसको दें? जो एमजी नरेगा में वर्क हो रहा है वो हम जेसीबी मशीन से भी उसकी खुदाई कर सकते हैं, उसका प्रॉपर चीजों को कर सकते हैं, लेकिन जेसीबी कैपिटल इंटेंसिव होगा। लेकिन जो हम लेबर एमजी नरेगा में लगा रहे हैं, तो एमजी नरेगा का क्या टारगेट है? हम एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है एक तरह से। तो हाउ टू प्रोड्यूस में है कि हम कैसे प्रोडक्शन करें, अधिक लेबर लगाएं या अधिक कैपिटल लगाएं।
फिर नेक्स्ट आता है तीसरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें, कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब बहुत अधिक मर्सिडीज आपने प्रोड्यूस कर दिया, उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, इन द सेंस कि वो उसको, अब मर्सिडीज किसी को गरीब को तो फ्री नहीं दे दोगे कि जितने भी बीपीएल हैं फैमिली में हैं उनको एक मर्सिडीज दे दिया जाता है, तो मर्सिडीज तो दे दोगे लेकिन उसको चलाएंगे कैसे वो? क्योंकि आपने एलपीजी उज्ज्वला स्कीम में देखा, एलपीजी एक बेसिक आज के डेट में बुनियादी जरूरत हो गई है कि इनफैक्ट अर्बन एरिया में तो आप उसके बिना इमेजिन लाइफ को नहीं कर सकते हो आज के डेट में, लेकिन रूरल एरिया में है, अभी भी बहुत सारे फैमिली में से चलता है कि ठीक है आपके पास काव डंग है, उसके उससे यूज कर रहे हो, या फिर जो लकड़ी है उसको कर रहे हो। अर्बन एरिया में ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन हो चुका है, इतना डेंस पॉपुलेशन है कि आप अब उस चीज को यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपने उज्ज्वला स्कीम के तहत जो एलपीजी सिलेंडर दिया, तो पहला बार तो आपने सिलेंडर दिला दिया, चूल्हा भी दिला दिया, लेकिन दूसरा बार वो रिफिल नहीं करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कीमत जो है 900 आप ले रहे हो, 900 प्लस ले रहे हो, सब्सिडी के नाम पे 100 रुपया मान के चलो आप यदि दे रहे हो, 60 रुपया, 100 रुपया, 80 रुपया, वॉट्स एवर दे रहे हो, तभी आपको 850 प्लस उसको पड़ रहा है, 900 के आसपास पड़ रहा है सब्सिडी के बावजूद भी, तो फिर शायद उसको वो नहीं ले पाएंगे। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस ये ध्यान हमें रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। प्रोडक्शन जो हो गया, वो जो 500 साइकिल हमने प्रोड्यूस किया है तो वो सेल होना चाहिए या फिर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब सेल होना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, हम ये इस वजह से कर रहे हैं कि जो अगला प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जो तीन बुनियादी जो सेंट्रल प्रॉब्लम थे उसको सोल्व करने के तीन तरीके हैं। तीन तरीके हैं कि एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसमें कि एक सेंट्रल, जैसे आज के डेट में यदि देखा जाए तो प्रॉपर तरीका से सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कोई भी नहीं है। इनफैक्ट इनिशियली देखा जाए तो तीन आपके पास थे, एक तरह से यूएसएसआर, तो यूएसएसआर एक प्रॉपर यूनिट को मानो। आज के डेट में यूएसएसआर अब बचली है कि अब रसिया मेन उसका पार्ट है और अदर कंट्री में ब्रेक हो गए हैं, तो रसिया भी एक तरह से मिक्स इकोनॉमी को ही फॉलो कर रहा है। तो पहले यूएसएसआर था, क्यूबा था, और उसके बाद आपका नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में भी सिस्टम डिफरेंट है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब है सेंट्रल एक अथॉरिटी होगा, वो डिसाइड करेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होता है। तो उसके एग्जाम्पल आप पूर्व इट्स वाइल यूएसएसआर, क्यूबा एंड नॉर्थ कोरिया वो थे। दूसरा जो है कि हम मार्केट पे छोड़ दें कि सप्लाई बिल क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। ये भी से का सेज लॉ कहता है कि सप्लाई बिल क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी आप प्रोडक्शन करो, मार्केट खुद डिसाइड कर लेगी, या फिर मार्केट में जो चीज का अधिक डिमांड है हम उसका प्रोडक्शन करें। इसके पहले देखो हम पीपीई किट ऑलमोस्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे, मास्क हम ऑलमोस्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन जब जरूरत हुई, मार्केट में डिमांड आया, तो हमने उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो जो चीजें मार्केट में डिमांड है उस चीज को प्रोडक्शन, ये तो मार्केट जो है डिसाइड करेगी। पहले देखोगे कि टीवी जो है, टेलीविजन सेट है, वो बहुत बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट, अब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आ रहा, बन रहा है। पहले वीसीआर, वीसीपी, वीसीडी, ये सारे के सारे खत्म हो गए। तो जैसे जैसे इकोनॉमी जो है वो इवोल्व हो रही है, तो मार्केट में जो, यानी कि मार्केट फोर्सेस वो डिसाइड करेगी, आप छोड़ दो उसको, सरकार उस चीज पर नहीं करेगी। लेकिन न तो कोई 100% आज के डेट में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है और न तो कोई 100% मार्केट इकोनॉमी है। तो इंडिया के अब ये जो मार्केट इकोनॉमी में लो, यूएसएसआर लो, वेस्टर्न यूरोपियन के कंट्री लो, लेकिन हमने बताया कि आपको न तो कोई सेंट्रली फुली रूप से प्लान्ड इकोनॉमी है और न कोई मार्केट इकोनॉमी है, तो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। कि कुछ पार्ट जो है वो प्रोडक्शन, जो तीनों क्वेश्चन है उसके कुछ पार्ट को, जो कुछ आइटम्स के लिए, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के रूप में वर्क करेगा, यानी सरकार उसका डिसाइड करेगी, और कुछ जो है मार्केट डिसाइड करेगी। ठीक है, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया बेस्ट एग्जांपल है आपके पास। इनफैक्ट दुनिया की सारी जो कंट्रीज हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी में ही है, जहां प्राइवेट और पब्लिक दोनों है। लेकिन यदि हम बीच का ये पैमाना लें और इधर सेंट्रली प्लान्ड रखें और इधर मार्केट रखें, तो मैक्सिमम जो है इधर शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिया भी अब एक तरह से इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। फिर दूसरा है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्चुअली कहता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी, और नॉर्मेटिव कहता है कि व्हाट शुड बी। एक्चुअली ये फिलोसफिकल कांसेप्ट है।
कि व्हाट इज द प्रेजेंट कंटेक्स्ट फॉर एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इकोनॉमी, व्हाट इज दिस। तो ये आपका पॉजिटिव होता है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये कहता है कि व्हाट शुड बी, जैसे हमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ डेवलपमेंट करना चाहिए, हमें गरीबों का भी ध्यान रखना चाहिए, ये सारे नॉर्मेटिव में होते हैं। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये ऑलरेडी हमने ये बता दिया। ठीक है, अब इसमें जो है नेक्स्ट जो पढ़ना आपको होगा, डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई में किसी चीज को यदि देखोगे तो कुछ चीजों को आप मेजर कर सकते हो कि यस 10 रुपये में कितना हमको आइटम मिलेगा, कितना चीजों को मिलेगा। और एक है कि हम एक कप टी पीते हैं तो कितना हमको सेटिस्फैक्शन देता है, तो ये पढ़ोगे। और इसमें मेनली आपको पढ़ना है डिमांड एंड सप्लाई, कि डिमांड किसी चीज का क्या है। डिमांड और सप्लाई यदि आप पढ़ लिए प्रॉपर तरीका से, इस चीज को समझ लिए, तो आपकी इकोनॉमिक्स की करीब चीजें कंप्लीट हो जाती है। कि कोई भी चीज है उसका यदि डिमांड अधिक है, तो एक चीज मानो कि कोई भी आइटम है उसका डिमांड यदि इकोनॉमी में अधिक है तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा। अदर कंडीशंस ये, अब डिमांड भी बहुत अधिक है और सप्लाई उससे ज्यादा यदि हो जा रहा है तो इसलिए वो नहीं। लेकिन हम जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो हम सप्लाई को उस समय कांस्टेंट मानेंगे, ये उतना ही है। तो किसी आइटम का डिमांड यदि, अब या तो इंडिविजुअल आइटम का डिमांड अधिक हो सकता है या एग्रीगेट चीजों का डिमांड। जैसे आज के लाइफ को हम देखें और 1960 के लाइफ को देखें या 1950 के लाइफ को देखें, यानी कि देश जब आजाद जिस समय हो रहा है उस समय के लाइफ को देखें, तो तब जो था हर चीज आदमी कम डिमांड करता था। फॉर एग्जाम्पल 2 कपड़े थे, वो कहते ना कि एक लंगोट से 7 भाई मिल करके यूज करते थे। आज एक एक भाई के पास 7 से ज्यादा लंगोट है। तो कहीं ना कहीं चीजें आज के डेट में हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। तब मोबाइल फोन किसी के पास नहीं था, लैंडलाइन फोन नहीं था, ऑलमोस्ट गैस सिलेंडर ऑलमोस्ट किसी के पास नहीं था, एक वर्चुअली किसी के पास नहीं था। एक तरह से गाड़ी मोटर व्हीकल ऑलमोस्ट किसी के पास नहीं था। मैक्सिमम क्या होता था, तो बैलगाड़ी, साइकिल, रिक्शा, यही हो सकता था, ठेला। तो चीजें आज जो है बहुत ज्यादा डिमांड में है, लेकिन उसके साथ सप्लाई भी बढ़ा है। इनफैक्ट कुछ चीजों में जितना डिमांड बढ़ा, सप्लाई उससे ज्यादा बढ़ गया। पहले जस्ट इमेजिन करो कि एक घड़ी आपको खरीदना पड़ता था, एचएमटी की घड़ी आती थी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, उसकी घड़ी लेने के लिए 6 महीने का ऑर्डर देना पड़ता था। आज डिमांड बढ़ा, हाँ अब बहुत कम लोग ऐसे डायरेक्ट अब घड़ी खरीदते हैं, घड़ी एक तरह से अब शौक से ही खरीदते हैं। लेकिन आप दुकान में हजारों आपके पास घड़ियां रखी हुई है, एन नंबर ऑफ मॉडल रखे हुए हैं। कार, स्कूटर पहले सोचो, स्कूटर के लिए 8 साल आपको ऑर्डर देना, 8 साल पहले ऑर्डर देना पड़ता था। आज आपके पास चीजें अवेलेबल है। तो डिमांड बढ़ा लेकिन सप्लाई भी बढ़ा। तो उसके साथ साथ जो आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ता है बीच बीच में, कि यानी कीमत जो है वो बढ़ते जाता है। तो हम डिमांड और सप्लाई इसमें देखेंगे, किसी भी चीज का डिमांड और सप्लाई ये सारे को पढ़ोगे। फिर होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ये सब जो है हम क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे जो है आप इस चीज को पढ़ोगे और क्वेश्चन के थ्रू, जैसे जो टेस्ट 1 इसमें था, इन द सेंस की इकोनॉमी का टेस्ट नंबर 1 था, यानी कि एग्रीगेट जो टेस्ट नंबर 9 था, उसमें आपने बहुत सारे चीजों को देखा, हमने क्वेश्चन के थ्रू ये किया। इसके भी जो टेस्ट 10 जो होगा तो उसमें भी हम बहुत सारे चीजों को जैसे इलास्टिसिटी वगैरह है उसको हम क्वेश्चन के थ्रू आपको डिस्कस करेंगे। अब यदि आप इनको देखोगे तो इलास्टिसिटी में, तो इलास्टिसिटी जो एक नॉर्मल फिजिक्स से आप इलास्टिसिटी समझते हो, कि इलास्टिसिटी का मतलब है कि कोई भी चीज को खींचोगे, कोई तार है, कोई रबर है, रबर बैंड है, या इस चीज को, तो वो कितना तक सह सकता है। तो जो कोई इलास्टिक है इसका मतलब है कि प्राइस उसका जब चेंज हो रहा है तो डिमांड में कितना। तो प्राइस इलास्टिसिटी, डिफरेंट टाइप के इलास्टिसिटी होते हैं, तो उन चीज के बारे में पढ़ोगे। फिर आपका है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। कोई भी चीज की प्राइस कैसे डिसाइड होगी, तो उसमें कॉस्ट क्या लगता है। जैसे अभी एग्रीकल्चर में आप देख रहे हो, जो किसानों को कहा जाता है कि एमएसपी आपको 150% ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो अब इस कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हो, तो सरकार अभी क्या करती है, ए टू और प्लस एफ एल करती है। ए टू प्लस एफ एल, ए टू का मतलब जो है एक्चुअल इनपुट आपका जो लग रहा, एक्चुअल कॉस्ट लग रहा है, और एफ एल जो है वो आपका फैमिली लेबर जो लग रहा है।
तो A2 प्लस FL के तौर पे तो आप कैलकुलेट कर दिए उसका जो है 150%, लेकिन किसान कह रहे हैं कि C2 भी कैलकुलेट करना है। C2 का मतलब है कि कॉस्ट, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लैंड का है। यदि हम लैंड पे, अपने लैंड पे खुद से खेती ना करते, किसी दूसरे को देते, तो वो तो हमें पैसे देता, कुछ ना कुछ तो पैसे आता, तो वो जो है C2 भी कैलकुलेट। तो इसी वजह से हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब प्रोडक्शन जो फंक्शन है उसको देखोगे, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, जो कहते हैं ना कि इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, ये शायद जॉन मेनार्ड केन्स कहते हैं कि इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, कि हम शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ों को देखते हैं। आप शॉर्ट टर्म का प्लान करते हो वो पॉइंट ऑफ व्यू से, यस, बहुत सारे चीज़ों में हम लॉन्ग टर्म में भी। शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी का मतलब होता है कि विद इन 1 ईयर, जनरली 1 ईयर या सम टाइम 1.5 ईयर्स, लेकिन इन नॉर्मल जो होता है शॉर्ट टर्म हम बोलते हैं तो विद इन 1 ईयर के लिए, लॉन्ग टर्म बोलते हैं तो मोर देन 1 ईयर के लिए। फिर ठीक है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये सब के बारे में। फिर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये सारे चीज़ों को, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट कर्व, ये सब के। अब इसमें से ना सारे चीज़ को आपको स्टडी करने की, सबको समझ सकते हो तो समझना है, और जो नहीं समझ सकते हो उस चीज़ के लिए फिलहाल ज़्यादा उस पर जोर नहीं देना है। फिर आप क्वेश्चंस वगैरह उसको करोगे, फिर जो कुछ कुछ स्पेसिफिक कंसेप्ट्स होंगे, कुछ चीज़ें आपको डाउट्स होगा, तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे चीज़ों को आप समझ जाओगे, और जहाँ फिर दिक्कत होगा हम उस चीज़ को देखेंगे। फिर चैप्टर नंबर 4 में जो होगा, थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। 4 टाइप्स के मार्केट होते हैं। 4 टाइप्स के मार्केट इन द सेंस क्या है, एक है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में n नंबर ऑफ सेलर और n नंबर ऑफ बायर होंगे, यानी कि जो कंपटीशन है परफेक्ट है, यानी किसी के लिए भी एंट्री है और किसी के लिए भी एग्जिट है। फिर एक आपका होता है जो इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में एक तरह से यूजर और बायर, जो सेलर और बायर है, उनके पास जो है वो इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, ठीक है। परफेक्ट इंफॉर्मेशन होता है तो कोई एक दूसरे को धोखा नहीं देगा। जो इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन होता है, जस्ट एग्जांपल लो, कोई भी बहुत सारी चीजों का कीमत यदि आप जानते हो, तो आप वो उसको प्रॉपर तरीका से, एक दुकानदार आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिस चीज का कीमत आप नहीं जानते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मानो कि किसी को पढ़ाया जा रहा है, तो अब किसी टीचर का कितना एक्चुअल में 1 घंटे यदि वो आप पर मेहनत कर रहा है, तो इसका कीमत कितना होना चाहिए, ये आप एग्जैक्ट कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते हो। एज ए यूजर आप हो तो आप कभी भी नहीं कह सकते हो, आप ये नहीं कह सकते हो कि यक्स टीचर जो हैं वो 1 घंटा तो हमें 20 रुपया में ही पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन दूसरे टीचर, आप ये भी है कि दूसरे टीचर 1 घंटे का 20,000 भी ले रहे हैं, तो उसकी किस कंडीशन में वो पढ़ा रहे हैं। तो ये इसका आप परफेक्ट कीमत नहीं डिसाइड कर सकते हो। एक डॉक्टर है, एक झोला छाप डॉक्टर आप जो जाते हो, क्वैक्स जिसको कहते हैं, ऑब्वियसली है कहीं ना कहीं रूरल जो हमारी पॉपुलेशन है, उन उसका जिम्मेदारी एक तरह से उनके ऊपर ही है। तो एक क्वैक्स है, झोला छाप डॉक्टर है, उसके पास आपको बुखार लगा, 50 रुपए में आपको वो दवाई भी दिया, उसका कंसल्टेंसी फी भी है, और जो भी है वो एक आध सुई भी आपको घोंप दिया। लेकिन वही बुखार यदि आपको लगा और आप अपोलो में गए, मैक्स में गए, तो वो 50,000 भी खर्च हो सकता है। तो आप इसमें कॉस्ट को प्रॉपर तरीका से नहीं कर सकते हो, और उसका अंदाजा नहीं लगा करके बोल सकते हो कि ये डॉक्टर तो 50 रुपया में ही लिया और तुम 50,000 क्यों मांग रहे हो। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे अंडा है, मान के चलो एग्स, तो यदि मुर्गी का वो अंडा सेम है, तो आपका प्राइस जो है सेम रहेगा। हाँ, अब उसका ऑमलेट बना देगा, तब भले है ऑमलेट में बोलेगा मैंने दूसरा मसाला डाला या मेरा टेस्ट अच्छा है, लेकिन सिंपल प्लेन अंडे हैं तो उसका सेम रहेगा। अब मान के चलो कि हम थोड़ी देर के लिए मान लें व्हीट है, गेहूं है, सारे एक क्वालिटी के गेहूं हैं, सारे थोड़ी देर के लिए मान लें, और वो 25 रुपी पर केजी बिक रहा है, तो हर दुकानदार 25 रुपी पर केजी बेचेगा। वहां परफेक्ट इंफॉर्मेशन बायर के पास भी है और सेलर के पास भी, लेकिन उसी का ब्रेड बना दिया गया, उसी को कुछ और आइटम बना दिया गया, तो उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन एक तरह से होता है। तो मार्केट 4 होते हैं, उसको क्वेश्चन के थ्रू आप उसको देख लोगे। पहले आप इसको पढ़ोगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू चीजों को समझा दूंगा। फिर आपका जो है मार्केट इक्विलिब्रियम,
जो डिमांड और सप्लाई है इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम इसको ग्राफ से यदि देखते हैं तो ये मान के चलो कि ये आपका प्राइस है और ये आपका क्वांटिटी है। ये आप देखोगे कि ये डिमांड कर्व है, ये डीडी है डिमांड कर्व, और ये जो आपका है सप्लाई कर्व है, ये एसएस सप्लाई कर्व है। ये टर्म जो है ये इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम पे ये क्वांटिटी Q1 है और ये यहाँ प्राइस P1 सपोज है, ये प्राइस P1 है। P1 प्राइस पर ये Q1 क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है और इतना सप्लाई हो रहा है। क्या होता है, जस्ट इमेजिन करो कि ये जो डिमांड है, कीमत यदि अधिक है तो डिमांड कम होगा, कीमत यदि कम हो रहा है तो डिमांड जो है वो बढ़ेगा। किसी चीज का, किसी आइटम का, हम पार्टिकुलरली अभी थोड़ी देर के लिए मानो एक आइटम के लिए लेते हैं, हम अभी थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि एक मोबाइल का लेते हैं। सपोज कोई आईफोन 13 का ले, हम आईफोन 13 का हम सपोज ले ले रहे हैं। तो आईफोन 13 का मान के चलो कि जैसे ही आया तो कीमत सपोज थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि 1,10,000 है। तो 1,10,000 है तो ये इसको क्या है, लिमिटेड लोग ही खरीद पाएंगे। अब जैसे ही कीमत 1,10,000 से हुआ 1 लाख हुआ तो कुछ और लोग आएंगे। लेकिन सपोज 90,000 जो है इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब 90,000 से अधिक यदि हो जाता, 90,000 से सॉरी कम हो जाता है तो डिमांड जो है ये ज्यादा होगा, लेकिन सप्लाई इस पॉइंट पे इतना ही रहेगा, तो डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो जाएगा। लेकिन वही यदि कीमत अधिक हो, यानी 1,10,000 यदि है, तो इस समय देखो सप्लाई इतना है, इतना, और डिमांड जो है इतना ही है। तो यहां सप्लाई एक्सेस सप्लाई है, यहां एक्सेस डिमांड था, यहां एक्सेस सप्लाई। लेकिन जो इक्विलिब्रियम, तो वही जेबी शाह और यह जो मार्केट इकोनॉमी के होते हैं, जो मार्केट इकोनॉमी के को प्रमोट करते हैं कि मार्केट डिसाइड करे, तो वो इक्विलिब्रियम जो है मार्केट अपने आप डिसाइड कर लेता है कि किसी भी चीज़ का क्या इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अब जस्ट इमेजिन करो कि कोई भी चीज़ें कीमत बहुत ऊपर हो जाता है। जैसे आपका फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल में बहुत सारे जो आइटम्स होते हैं वो बहुत महंगे हो जाते हैं। तो वो क्या है कि मार्केट में बहुत अधिक डिमांड है उस चीज़ का, बहुत अधिक डिमांड है तो सेलर जानता है कि सप्लाई तो लिमिटेड है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में यदि आप देखोगे किसी भी चीज़ का, लॉन्ग टर्म में देखोगे तो सप्लाई का यदि आप ये देख रहे हो कर्व ये है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये हो जाएगा कि सप्लाई लॉन्ग टर्म में फिक्स हो जा रहा है। अब 100% तो फिक्स नहीं होगा ना, लेकिन इन नॉर्मल है, लॉन्ग टर्म में सप्लाई फिक्स रहता है। अब लॉन्ग टर्म में सप्लाई फिक्स है, डिमांड बहुत अधिक बढ़ गया यदि, तो कीमत उसका वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आप इक्विलिब्रियम इसको देखोगे, मार्केट इक्विलिब्रियम, फिक्स्ड नंबर ऑफ फॉर्म्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये और है प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। यही देखो, जो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर हम लगाते हैं, प्राइस फ्लोर का मतलब क्या होता है कि मिनिमम कम से कम उतना प्राइस आपको रखना ही होगा। जैसे एमएसपी को हम समझते हैं, तो एमएसपी में गवर्नमेंट ये रख रही है कि कम से कम जो है कि प्राइस सपोज ज्यादा होना चाहिए, यानी मार्केट जो यहाँ इक्विलिब्रियम जो है ये है मार्केट डिसाइड कर रही है, लेकिन प्राइस गवर्नमेंट कहती है इससे ज्यादा रहना चाहिए। तो जब इससे ज्यादा रहना चाहिए तो डिमांड तो इकोनॉमी में कितने है, सप्लाई इतना है, तो ये जो एक्सेस सप्लाई है वो गवर्नमेंट परचेज करेगी। लेकिन प्राइस यदि, ये प्राइस फ्लोर की बात है कि मिनिमम उससे कम नहीं रखते हो। प्राइस सेलिंग में गवर्नमेंट कहती है कि सीलिंग में इससे ज्यादा आप प्राइस नहीं रख सकते हो। फॉर एग्जांपल इतना से ज्यादा आप प्राइस नहीं रख सकते हो, P2 से ज्यादा प्राइस नहीं रख सकते हो। तो इस प्राइस पे डिमांड तो इतना ज्यादा इतना है, सप्लाई एक्चुअली यहाँ इतने ही है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया में यदि आपका सप्लाई कम हो रहा है तो गवर्नमेंट को सप्लाई करना पड़ेगा। जैसे जो लो और मिडिल इनकम का हाउसिंग है, तो मार्केट में रेंट बहुत ज़्यादा है या हाउसिंग का कीमत बहुत हाउसेस का ज़्यादा है, तो या तो सरकार उसको ये करे। ठीक है, तो इसको देखोगे। फिर है आप जो सिंपल मोनोपोली इन द कमोडिटी मार्केट। सिंपल मोनोपोली इन द ये मोनोपोली का मतलब है, देखो चार टाइप के मार्केट होते हैं। एक मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब है सिंगल फर्म रहेगा और एन नंबर ऑफ बायर। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे बेस्ट एग्जांपल। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में एन नंबर ऑफ सेलर एन नंबर ऑफ बायर, फॉर एग्जांपल किराना दुकान। फिर आपका होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को भी एक तरह से कह सकते हो कि जो आपका होटल है, कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, ये सब है।
कि ये नंबर हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। कोई आपको वो जो बोलते हो ना कि सर ये तो टेस्ट हमारा सेकंड पेपर का 100 रुपया में ही चेक कर दे रहा है और मैं आपसे 500 रुपया मांगता हूं, तो आपको लगेगा कि ये सेम चीज के लिए 500। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, 100 और 500 रुपये में अंतर है, इस वजह से। तो ये होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और एक आपका होता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है कि फ्यू सेलर हैं और एन नंबर ऑफ बायर हैं। बेस्ट एग्जांपल आप मोबाइल फोन कंपनी लो। अभी देखोगे कि रेगुलर रूप से अभी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। पहले आप यदि देखोगे तो मान के चलो कि जो रिलायंस कुछ दिन आपको रिलायंस जियो जो है फ्री सर्विस प्रोवाइड की, फिर आपको 50 रुपया लेने लगी, 100 रुपया लेने लगी, और आज की डेट में उसी चीज का बहुत ज्यादा कीमत बढ़ा दिया है। तो क्या होगा, एक मोबाइल कंपनी देखोगे कि प्राइस बढ़ाती है, तो दूसरी जो यानी कि डेटा जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, तो यदि एयरटेल बढ़ा रही है तो जियो भी बढ़ा रही है, और वोडाफोन भी बढ़ा रही है, बीएसएनएल भी बढ़ा रही है। तो ये जो होता है ओलिगोपोली है कि फ्यू फर्म है ये, ठीक है। तो इसमें देखो आपका ये है ना, ये जो परफेक्ट कंपटीशन पहले हमने देखा था, और ये आपका जो मोनोपोली है, फिर इसमें देखोगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, और ये आपका ओलिगोपोली है। तो इन सारे चीजों के बारे में आप पढ़ोगे, फिर जहां आपके पास क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होगा वो आप हमें बताओगे। तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखोगे, अब इमरजेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यदि देखा जाए तो ये बाद की घटना है, इन द सेंस बाद की घटना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पुराना है। इन द सेंस कि पुराना का मतलब है कि पहले हम इंडिविजुअल पे ज़्यादा जोर देते थे, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट होता गया और इकोनॉमी में जब प्रॉब्लम हुआ, तो जॉन मेनार्ड केन्स जो है, एक तरह से जेएम केन्स जो है, वो एक तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत जो आपका ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आया, महान मंदी जिसको कहते हैं, तो उस ड्यूरेशन में उन्होंने एक तरह से इस पर जोर दिया। पहले ऐसे सप्लाई साइड पे जोर दिया जाता था, अब आज की डेट में इसको डिमांड साइड पे जोर दिया जाने लगा। आप ये एक तरह से आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे चीज़ों को पढ़ना है। आप इकोनॉमिस्ट नहीं, रिनॉन्ड इकोनॉमिस्ट जिनको होना है ऑब्वियसली वो डिटेल पढ़ेंगे। देखो दोनों में दिया हुआ इंट्रोडक्टरी, कि ये इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है यहाँ, ठीक है। तो इसमें सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखोगे, फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक मेथड एंड कैलकुलेटिंग नेशनल मेथड। क्या होता है कि जैसे जस्ट इमेजिन करो कि जो हम जीडीपी देखते हैं, जीडीपी कैलकुलेशन के आपके 3 मेथड्स हैं, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है ना। तो ये और एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक इनकम मेथड कि किसके पास किस सेक्टर में कितनी इकोनॉमी हो रहा है, इनकम हो रहा है, और तो किसी का इनकम दूसरे का एक्सपेंडिचर तो होता है ना। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि आप बाल कटवाने के लिए गए नाई के पास, तो आपका क्या है, वो एक्सपेंडिचर है। तो आपने 150 रुपीज सपोज सेविंग करवाया और बाल कटवाया, 150 रुपीज दिया, तो आपने बताया क्या, ये एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन नाई का क्या हुआ, वो इनकम हुआ। तो एक इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और दूसरा प्रोडक्शन मेथड, कि इतने के प्राइमरी गुड्स प्रोड्यूस हुए, इतने के सेकेंडरी गुड्स प्रोड्यूस हुए, इतने के टर्शियरी सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। तो ये आपका है, ठीक है, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ। और जो प्रोडक्शन है, तो एट द सेम टाइम आप प्रोड्यूसर भी हो और कंज्यूमर भी हो। मान के चलो आप एज ए स्टूडेंट यदि हो तो एक तरह से आप कंज्यूमर हो, लेकिन आप नौकरी करने लगोगे तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों होगे। सपोज आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी भी हैसियत से काम कर रहे हो, या आप किसी भी इंस्टॉलेशन में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको सीआईएसएफ मिल गया, तो आप इंस्टॉलेशन, तो एक तरह से आप डायरेक्ट कोई गुड्स का नहीं प्रोडक्शन कर रहे हो, लेकिन कंपनी जिस इंस्टॉलेशन में आप हो, तो वहां के लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं ना, तो उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अब वो घबराए घबराए से रहेंगे तो उनका प्रोडक्शन कम होगा, तो आप कहीं ना कहीं उसमें हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो है प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, ये 3 मेथड आपका कैलकुलेशन का है। फिर है फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइसेस, ये सारी चीजों को देखोगे। फिर ये नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, ये सारे चीज को आप देखो, आप पढ़ो पहले, फिर जहां डाउट्स होगा, जो कुछ होगा वो उस चीज को हम उसमें डिस्कस करेंगे। कुछ जो इकोनॉमिक्स के कुछ चीज़ों को हम पहले ही डिस्कस किए हुए हैं, कुछ बेसिक इकोनॉमिक्स के चीज़ों को फिर आप उसको देख सकते हो, ठीक है। फिर है मनी एंड बैंकिंग। तो मनी का
जो मेन दो काम है, एक एक्सचेंज वैल्यू और दूसरा क्या है, स्टोर वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको सपोज टीचिंग कर रहा हूं, तो इसमें से ऑब्वियसली है कि इस वीडियो को जो देख रहे हो तो उसमें कुछ लिमिटेड लोग जो हो वो उसको पे कर रहे हो, और कुछ जो है उसको फ्री में देख रहे हो इन द सेंस। तो जो फ्री में जो पे कर रहे हो तो वो एक्सचेंज, वो मनी के केस में कर रहे हो। अब मनी के केस में कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप वो मनी हमें पे कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। हाँ, अब जो फ्री में इसको देख रहे हो तो वो सारी सुविधाएं नहीं, वो कुछ लिमिटेड वीडियो ही आपको मिलते हैं, वो सारे वीडियोज नहीं मिलते हैं। लेकिन जो पेड वाले हैं उनको सारी सुविधाएं मिलती है इन द सेंस कि उनको कुछ भी ये रहता है तो मैं प्रॉपर पर्सनल क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस को सोल्व करता हूँ, फिर कॉल करके उनको कभी फीडबैक देता हूँ या उनकी जो समस्या होती है उनको निदान करता हूँ। लेकिन जो पेड वाले नहीं हो तो उनको ऑब्वियसली है, उनको कुछ मैसेज होते हैं तो मैं ऑब्वियसली रिप्लाई करता हूँ, लेकिन उनको सारी सुविधाएं नहीं दी जाएगी। अब जस्ट इमेजिन करो कि जो पे करते हैं तो वो बोलेंगे ऐसा है कि सर मैं आपको गेहूं पहुंचा दूं। तो अब जस्ट इमेजिन करो कि आप कहीं और बैठे हुए हो, मैं कहीं और बैठा हुआ हूं, तो आप कहाँ गेहूं मुझे पहुंचाओगे? तो क्या है, सीधे पैसे आप ये कर देते हो। तो पैसे का है क्या है, एक्सचेंज, कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उसके बदले में एक्सचेंज में। अब आप बोलोगे कि सर मैं बहुत अच्छा पेंटर हूं, तो आप जो पढ़ा रहे हो उसके बदले में ना पेंटिंग ले लो। तो मैं बोलूँ मुझे पेंटिंग की जरूरत नहीं है, मैं उस पेंटिंग का क्या आचार बनाऊंगा? ये। और एक स्टोर वैल्यू, कि किसी के पास गेहूं बहुत अधिक प्रोडक्शन हुआ तो गेहूं के लंबे समय तक नहीं रख सकता, लेकिन उसको एक्सचेंज करके पैसे को लंबे समय तक रख सकता है, बैंक में जमा कर सकता है। ठीक है, तो डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी। अब ये जो डिमांड और सप्लाई है तो उस पर कीमत डिसाइड, कीमत जो चेंजेज होता है तो उस पर डिसाइड होता है। लेकिन मनी का कीमत क्या होगा? मनी तो अपने आप में एक तरह से लगेगा कि कीमत है, लेकिन मनी का जो कीमत होता है, जो प्राइस ऑफ मनी होता है, वो इंटरेस्ट रेट होता है। यदि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाए और मनी डिमांड ज्यादा रहे तो इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट अधिक होगा। लेकिन यदि मनी सप्लाई बहुत अधिक हो जाए और मनी डिमांड कम हो तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। इसको ग्राउंड के संबंध में समझो कि कोई आदमी है, उसके पास बहुत पैसे हो जाए, बहुत पैसे हो जाए, तो कोई भी ब्याज लेने के लिए जाएगा तो बोलेगा ठीक है 5 रुपए देंगे सैकड़ा, तो बोलेगा नहीं लेंगे। अब उसके पास बहुत ज़्यादा है तो बोलेगा यार ऐसे भी रखा हुआ है, ठीक है चलो ले लो 3 रुपए पर ही, बोलेगा नहीं। बोले ठीक है यार 1 ही रुपए पर ले ले। लेकिन वही उसके पास पैसे कम हो और मांगने वाले बहुत अधिक हों तो बोला नहीं, 1 रुपया में तो नहीं मिलेगा, 3 रुपया तो पहले ही हम लगा चुके हैं। बोले बस प्लीज दे दीजिए दे दीजिए, तो बोले ठीक है 5 रुपए पर ले जाओ, 4 रुपए पर ले जाओ। तो जो मनी का जो कॉस्ट होता है वो उसका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो ये आप जो बैलेंस शीट ऑफ फंक्शनल बैंक, ये सारे चीज़ों को पॉलिसी टूल जो होता है, जो हम दो चीज़ देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिस्कल पॉलिसी। ये जो गवर्नमेंट बजट वगैरह ये देखोगे तो उसमें फिस्कल पॉलिसी हम अपनाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई का क्या काम है कि जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, कि महंगाई जो है वो अधिक बहुत अधिक न रहे। तो उसके लिए क्या है, मनी सप्लाई डिमांड ये। लेकिन इंडिविजुअल मनी से सिर्फ ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी, तो यहाँ फिर गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी भी, जो बजट वगैरह, तो जो गवर्नमेंट बजट वगैरह है तो बजट जब आएगा तो उसमें बजट में हम नंबर के थ्रू आपको डिस्कस करेंगे। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट वगैरह के बहुत चीजों के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में आप पढ़ चुके हो। यहाँ एक तरह से आप देखोगे वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट के तौर पे देखोगे। ठीक है, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो होता है कि यानी कि जो अब तक हमने देखा वो इनसाइड इकोनॉमी के बारे में देखा। अब ये जो एक तरह से जो हमारा बाई है, बाई आप जो पढ़ोगे तो बाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस जो होता है एन एक्स होता है, एन एक्स, यानी कि नेट एक्सपोर्ट, या इसको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो एक्स माइनस एम भी इसको कहते हैं, एक्सपोर्ट को एक्स से और इंपोर्ट को एम से ये करते हैं। तो जो सी है वो प्राइवेट कंजम्पशन है, आई जो है इन्वेस्टमेंट है, और जी जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये एनएक्स जो है वो नेट एक्सपोर्ट, यानी कि जो इकोनॉमी में आप कितना नेट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हो इंपोर्ट भी कर रहे हो। तो यही आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट आता है कि हम आउटसाइड इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं। तो जो आउटसाइड इकोनॉमी में हम डिस्कस करते हैं तो उसमें दो होता है,
एक आपका होता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या होता है कि जो हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं तो वो करेंट अकाउंट में आता है। यानी करेंट अकाउंट में जो होगा बाई डायरेक्शनल होगा कि हम या तो गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर मिलेगा, और गुड्स एंड सर्विसेज का हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर देना पड़ेगा। डॉलर इन द सेंस जब बोलते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलो, फॉरेन करेंसी बोलो। हो सकता है किसी रसिया से हम कर रहे हैं तो रूबल में हमारे साथ हो सकता है, जापान से कर रहे हैं तो येन में हो सकता है, चाइना में कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल रेनमिनबी में हो सकता है, लेकिन डॉलर जो है वो मोर एक्सेप्टेड है, तो इस वजह से। तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस और डेफिसिट, कि हम यदि एक्सपोर्ट यानी कि यदि एक्सपोर्ट हमारा अधिक है तो देखो ये प्लस हो जाएगा, एक्सपोर्ट यदि अधिक है तो हमारा प्लस हो जाएगा, लेकिन यदि एक्सपोर्ट कम हो इंपोर्ट ज्यादा हो तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा इन द सेंस ये वाला निगेटिव में हो जाएगा। तो हम सरप्लस इसका मतलब है कि हम अधिक प्रोडक्शन कर रहे, अधिक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और डेफिसिट इसका मतलब हम इंपोर्ट अधिक कर रहे हैं। अब जो आपका इंडिया का करेंट अकाउंट में डेफिसिट चलता है, सीएडी होता है करेंट अकाउंट डेफिसिट, तो हम उसको कैपिटल अकाउंट में सरप्लस करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आएगा कि करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट मिला करके बैलेंस ऑफ पेमेंट यदि डेफिसिट में हो, तब हम क्या करेंगे, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसका हम कुछ डॉलर निकाल करके और वो करेंगे। लेकिन यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में यदि आ जाए तो हम क्या करेंगे कि डॉलर को जमा करके रखेंगे। जैसे आप देखोगे कि इंडियन इकोनॉमी जब लिबरलाइजेशन एलपीजी किया, वो आपने ऑलरेडी देखा, तो क्लास 11th वाले में, तो हमारे पास बहुत कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। यानी हमारा इंपोर्ट कवर जो था, इंपोर्ट करने के लिए जो था वो मात्र 15 दिन के लिए भी नहीं था, आज हमारे पास 15 महीने से ज़्यादा। तो यदि सरप्लस होता है तो हम डॉलर जमा करेंगे, तो जमा करते करते सपोज हमारे पास 500 प्लस बिलियन डॉलर हो गया है, और एक समय 1 बिलियन डॉलर भी नहीं था। तो ये यदि सरप्लस होता है तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो बढ़ेगा, डेफिसिट होगा तो हम उसमें से कुछ निकालेंगे। अब जो एक्सचेंज रेट होता है, अब एक्सचेंज रेट कैसे होगा, जस्ट इमेजिन करो कि आप इंडिया के मार्केट में जाओगे और किसी दुकानदार को डॉलर दोगे तो वो सामान आपको नहीं देगा, लेकिन इंडिया में आप रुपी दोगे तो वो देगा। लेकिन अमेरिका जाओगे और अमेरिका में किसी दुकान में सामान खरीदोगे और उसको रुपया दोगे तो बहुत पीटेगा आपको, बोलेगा ये क्या मजाक कर रहे हो, तो वहां आपको डॉलर चाहिए। तो एक्सचेंज ये होता है कि अब उसमें से जो होता है दो टाइप के एक्सचेंज होते हैं। एक फ्री फ्लोट एक्सचेंज होते हैं कि यही मार्केट डिसाइड करेगी, तो मार्केट यदि डिसाइड करती है तो फ्री फ्लो एक्सचेंज रेट होता है। लेकिन जो एक होता है कि हम एक्सचेंज रेट जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, इन द सेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब हम कर रहे हैं तो आरबीआई आरबीआई फिक्स करेगी कि इतना एक्सचेंज रेट होगा। तो फिर वहां वही सिचुएशन होगा कि डिमांड और सप्लाई का। जस्ट इमेजिन करो कि आरबीआई कल ये डिसाइड कर दे कि $1 बराबर सपोज 60 रुपया, यानी 60 रुपया दो और $1 मिलेगा, और मार्केट में सपोज अभी 75 रुपीज है। लेकिन आरबीआई कह रही है कि $1 बराबर 60 रुपी, तो सब लोग कूद करके जाएगा, 60 रुपया देगा, $1 लेगा। जिसको अमेरिका जाना है तुरंत कूद करके जाएगा कि ये है बहुत सस्ता मिल रहा है, तो सब जाएगा। अब आरबीआई को सप्लाई करना पड़ेगा, तब आरबीआई देखेगी कि बहुत ज्यादा ये हो रहा है, बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा, तो इसको 65 कर लिया। तो जो कुछ कुछ जो है डिमांड कम हो जाएगा। फिर देखा फिर भी डिमांड है, 70 कर दिया। फिर देखा 75 कर दिया, फिर भी देखा डिमांड तो 80 कर देगा। तो अब 80 जब कर दिया तो एकदम लिमिटेड लोग रहे। तो ये सिचुएशन है कि फिक्स में। लेकिन जब मार्केट में है तो ठीक है, मार्केट डिटरमाइंड रहेगा तो उसमें। लेकिन एक होता है डर्टी फ्लोट। डर्टी फ्लोट का मतलब है कि हम या मैनेज्ड फ्लोट भी उसको कहते हैं, कि ऐसे हम चीजों को रहने देंगे, लेकिन जब जरूरत होगी तो हम उसको मैनेज करेंगे। तो इन सारे चीजों को पढ़ोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू हम उसको डिस्कस करेंगे, या जो आपका प्रॉब्लम होगा, डाउट्स होगा, उन चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। और ये रेगुलर आपका चलता रहेगा, जैसे क्वेश्चंस ये आपका एग्जाम तक चलता रहेगा। कुछ कंसेप्ट लगेगा कि हम आज उसको क्लियर नहीं कर पाए हैं तो कुछ उसको आप बाद में क्लियर करोगे, लेकिन ये ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो ये है पेपर 2 में। इस बार आपको प्रीपोजिशन कंप्लीट करना है, क्योंकि प्रीपोजिशन में कई लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का जो ऑब्वियसली है, जो पेड वाले हैं तो उनको प्रीपोजिशन के लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। प्रीपोजिशन में
इनफैक्ट बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग भी आपको, खास करके जो हिंदी मीडियम वाले हो उनको ये बहुत फायदा होगा। बहुत सारा प्रीपोजिशन के बिना एक तरह से सेंटेंस अधूरा टाइप का, इनफैक्ट कोई भी है ऑब्वियसली है, हर रूल्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको प्रीपोजिशन देखना है, प्रीपोजिशन वाला पार्ट को करना है और साथ साथ जो भी है वो वर्क करते जाओ। और अब आप अपने को मेंटली तैयार रखो कि जल्द ही, हमने ऑलरेडी बता रखा है कि 23 जनवरी से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो 23 जनवरी को फर्स्ट टेस्ट होगा। तो वो एक तरह से देखा जाए तो स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो जो आप लोग जो पेड वाले इसको मेंटरशिप पेड में ज्वाइन किए हुए, उनको कोई जरूरत नहीं है, वो इन द सेंस उनको पे करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। वो ऑलरेडी आपका इस प्रोग्राम में ही शामिल है, जो आप मंथली पे करते हो उसमें ही आपका सारा टेस्ट जितना भी हम प्रोवाइड कराएंगे, तो वो स्कॉलरशिप टेस्ट जो है या जो टेस्ट चलेगा आपका सारा टेस्ट आपको मिलेगा। लेकिन जो पेड प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, तो हमने ऑलरेडी बोला कि जो नए मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे तो वो जनवरी सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी से आप एडमिशन ले सकते हो, जिनको भी है फरवरी से आप वो स्टार्ट करोगे। और आप जो भी है यदि मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हो मान के चलो, तो ऑब्वियसली है फिर आपको टेस्ट के लिए अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन यदि आप नहीं ज्वाइन करते हो तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट हुए, तो उसका डिटेल जो भी है मैं अगले कुछ दिनों में, ऑब्वियसली 23 है तो मैं उससे 23 से 4-5 दिन पहले मैं सारे को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, कि क्या कैसे चीजें चलेंगी। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट है तो प्लीज 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 मैसेज करें, और या इधर इस व्हाट्सएप नंबर पे या इस टेलीग्राम नंबर पे। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मैसेज करें, क्योंकि मैं कॉल नहीं हमेशा उठा सकता हूँ। ये क्यों? क्योंकि कभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो क्या मैं बीच में रिकॉर्डिंग छोड़ दूं? कुछ लोग ऐसे होते हैं, नंबर देखे, कॉमन सेंस कभी लगाना नहीं है, जस्ट कॉल कर दी। तो आप प्लीज इस बात को समझो, कभी मैं किसी को फीडबैक दे रहा हूँ, कभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कभी मैं स्लाइड प्रिपेयर कर रहा हूँ, कभी मैं अपना देख रहा हूँ चीजों को। ऐसा नहीं है ना कि रैंडम सो के उठे हाँ स्टार्ट हो गए। जो भी है चीजों को करना पड़ता है, तो उसको मुझे देखना पड़ता है कि हाँ इस चीज पे हमें लेक्चर बनाना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन, मैसेज का रिप्लाई मैं कोशिश करता हूँ एज सुन एज पॉसिबल करने का। लेकिन यदि मैसेज में ठीक है आधे घंटे कभी हो जाएगा, कभी 2 घंटे, कभी हो सकता है कि बात, लेकिन आप एकदम जीने मरने का प्रश्न, मैं डॉक्टर नहीं हूं या फिर मैं कोई ऐसा नहीं हूं, गॉड नहीं हूं कि आप कुछ ऐसे इमरजेंसी, कभी अचानक कुछ स्टूडेंट का होता है कि एकदम इमरजेंसी है, हाँ अभी जैसे कुछ कैंडिडेट का हुआ ऐसा सिचुएशन, तो मैं ऐसा, मैं ठीक है आप फिर भी मैसेज करो, मैं पॉसिबल होता है तो ये मैं कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।